नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प किताब में, डॉक्टर जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स। हमारे पास जो सामग्री है वो इस किताब के सबसे ज़रूरी हिस्सों का निचोड़ है, जो हमें समझाता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। आज की हमारी ये पड़ताल का मिशन सीधा है, ये समझना कि दिमाग के काम करने के तरीके को जानकर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चाहे वो काम हो, घर हो या पढ़ाई, उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। किताब में कुल 12 रूल्स हैं, पर आज हम फोकस करेंगे 4 मुख्य थीम्स पर। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अक्सर कहा जाता है ना कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके साथ कोई यूजर मैनुअल नहीं आता है। हम नई गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, नया फ़ोन इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, पर जो चीज़ हमारे पास हमेशा से है, हमारा अपना दिमाग, उसे बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, इस पर कमी ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और दिमाग को लेकर न जाने कितनी गलत धारणाएं, कितने मिथक फैले हुए हैं। जैसे वो मशहूर बात कि हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाली बात कि कुछ लोग ज़्यादा लॉजिकल हैं, कुछ ज़्यादा क्रिएटिव। विज्ञान इन सब बातों को सपोर्ट नहीं करता। आज हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह साइंस बेस्ड होगी। हमारा मकसद है कि इन ब्रेन रूल से हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक सलाह निकालें जिन्हें सुनकर लोग अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। तो फिर शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, एक्टिविटी और रेस्ट, यानी हिलना डुलना और सोना। सुनने में ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं, लेकिन दिमाग के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये दोनों पहलू इतने अहम क्यों हैं? इसकी वजह शायद हमारे विकास की कहानी में छिपी है। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग लाखों सालों में तब डेवलप हुआ जब इंसान हंटर गैदरर था, है ना? सर्वाइवल रूल नंबर 2 इसी बात पर जोर देता है। सोचिए, हमारे पूर्वज रोजाना करीब 10 से 20 किलोमीटर तक चलते थे। उनका शरीर और दिमाग लगातार एक्टिव रहने के लिए ही बने थे। और आज हमारी जिंदगी कैसी है? ज्यादातर टाइम कुर्सी पर बैठे हुए, स्क्रीन के सामने। ये जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये हमारे दिमाग की मूल बनावट से एकदम अलग है। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में। इसी विरोधाभास से निकलता है पहला रूल, एक्सरसाइज रूल #1। एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, यानी व्यायाम दिमागी शक्ति को बढ़ाता है। पर ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं। सही, बिल्कुल नहीं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज व्यायाम का असर दिमाग पर बहुत बहुत गहरा होता है। जब हम कसरत करते हैं, खासकर एरोबिक व्यायाम जैसे तेज चलना, दौड़ना या तैरना, तो हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। इससे दिमाग को ज्यादा ग्लूकोज यानी एनर्जी और ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन दिमाग में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है। साथ ही व्यायाम से BDNF नाम का एक खास प्रोटीन निकलता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे आप दिमाग का टॉनिक समझ सकते हैं। ये नए न्यूरॉन्स बनाने और उनके बीच के कनेक्शंस को मजबूत करने में मदद करता है, जो लर्निंग और मेमोरीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि रेगुलर एक्सरसाइज से दिमाग में नई छोटी छोटी ब्लड वेसल्स मतलब कैपिलरीज बनती हैं। इससे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दिमाग के हर हिस्से तक बेहतर तरीके से पहुंच पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार एरोबिक व्यायाम करने से डिमेंशिया जैसी मेमोरी लॉस वाली बीमारियों का खतरा लगभग आधा हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे प्लानिंग करना, फोकस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब भी बेहतर होती हैं। मतलब हिलना डुलना दिमाग के लिए सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि जरूरी है, एसेंशियल है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे दिमाग को बेहतर चलने के लिए कसरत। एक तरह से हाँ कह सकते हैं। डॉक्टर मेडिना तो इसे इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस में एक ट्रेडमिल डेस्क लगवा रखा है, जिस पर चलते चलते वो काम करते हैं। उनका तर्क है कि हमारी पूर्वजों के पास ओलंपिक एथलीट जैसा शरीर और उस पर सोचने वाला दिमाग था। आज के दौर में व्यायाम हमें शायद सुपर स्मार्ट ना बनाए, पर यह हमें उस नॉर्मल स्थिति में लाता है जिसके लिए हमारा दिमाग बना है। ठीक है, तो चलने फिरने की अहमियत समझ आई, लेकिन आराम का क्या? यहाँ आता है स्लीप रूल #7। स्लीप वेल, थिंक वेल। अच्छी नींद, अच्छी सोच, ये बात तो हम सब ने सुनी है, पर अक्सर लगता है कि सोना मतलब टाइम वेस्ट। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग असल में क्या कर रहा होता है? क्या वो वाकई शटडाउन हो जाता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सोते समय दिमाग बंद हो जाता है या सिर्फ रेस्ट करता है। हकीकत यह है कि सोते समय हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है, बस उसके काम करने का तरीका बदल जाता है। रात के समय दिमाग दिन भर में सीखी गई बातों और अनुभवों को प्रोसेस करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण काम है मेमोरी कंसोलिडेशन।
यानी यादों को पक्का करना। दिन भर में हम जो भी नई जानकारी सीखते हैं वो पहले टेम्पररी तौर पर हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्सों में जमा होती है। नींद के दौरान दिमाग इस कच्ची जानकारी को छांटता है, ऑर्गेनाइज करता है और ज़रूरी बातों को परमानेंट मेमोरी में बदलकर दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्टोर कर देता है। ये वैसा ही है जैसे कोई लाइब्रेरियन दिन भर आई किताबों को रात में सही शेल्फ पर लगाता है। अच्छा, तो इसलिए एग्जाम से पहले रात भर जाग कर रटने का कोई खास फायदा नहीं होता है ना? क्योंकि दिमाग को वो इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट करने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल, बल्कि नुकसान ही होता है। अगर नींद पूरी ना हो तो ये कंसोलिडेशन की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और हम सुबह तक काफ़ी कुछ भूल जाते हैं। इसके अलावा नींद का एक और बहुत ज़रूरी काम है दिमाग की सफाई। हमारे दिमाग में एक खास सिस्टम होता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम दिन भर की मेंटल एक्टिविटीज से पैदा हुए हानिकारक प्रोटीन और दूसरे टॉक्सिन्स को दिमाग से बाहर निकालता है। ये सफाई का काम मुख्य रूप से गहरी नींद, डीप स्लीप के दौरान होता है। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो ये कचरा दिमाग में जमा होता रहता है, जो लॉन्ग टर्म में अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। नींद की कमी का सीधा असर हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, मूड और यहां तक कि मोटर स्किल्स पर भी पड़ता है। इसीलिए एक अडल्ट के लिए औसतन 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी मानी जाती है। और हां, दिन में ली गई 20-30 मिनट की एक छोटी झपकी, जिसे पावर नैप कहते हैं, वो भी दिमाग को रिफ्रेश करने में काफी मददगार हो सकती है। एक और दिलचस्प बात, सोते समय दिमाग दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं और सीखी गई बातों को दोबारा चलाकर मतलब रिप्ले करके भी देखता है, जिससे वो यादें और पक्की होती हैं। वाह, मतलब सोना सिर्फ आराम नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक जरूरी मेंटेनेंस और लर्निंग टूल है। चलिए अब चलते हैं दूसरे विषय पर, कॉग्निटिव बैरियर्स। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे सीखने और याद रखने की क्षमता में रुकावट डालती हैं? किताब में इस मामले में सबसे बड़ा विलन बताया गया है स्ट्रेस, तनाव। स्ट्रेस रूल नंबर 8 कहता है, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डू नॉट लर्न द सेम वे। यानी तनाव में रहने वाला दिमाग उसी तरह से नहीं सीखता जैसे शांत दिमाग सीखता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर तरह का तनाव बुरा नहीं होता। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जैसे किसी प्रेजेंटेशन से पहले या परीक्षा के नजदीक आने पर जो घबराहट होती है, वो असल में हमें बेहतर परफॉर्म करने में मदद कर सकता है। ये हमारे शरीर के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का हिस्सा है, जो हमें ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड बनाता है। समस्या तब पैदा होती है जब तनाव शॉर्ट टर्म ना रहकर क्रॉनिक यानी लंबे समय तक बना रहता है। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर, रिश्तों में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल दिक्कतें या किसी बीमारी की चिंता, ये ऐसे स्ट्रेस हैं जो हफ्तों, महीनों या सालों तक चल सकते हैं। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्रॉनिक स्ट्रेस का हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है? जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर लगातार कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है। थोड़ी मात्रा में और कम समय के लिए कॉर्टिसोल जरूरी है, लेकिन जब ये लगातार ज्यादा मात्रा में बनता रहता है तो ये दिमाग के लिए जहर की तरह काम करने लगता है। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है हिप्पोकैम्पस पर। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी बनाने और नई चीजें सीखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रॉनिक स्ट्रेस और ज्यादा कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकते हैं, उन्हें मार भी सकते हैं और नई सेल्स बनने की प्रक्रिया, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, उसको भी धीमा या बंद कर सकते हैं। बाप रे, मतलब लंबे समय का तनाव सीधे हमारी लर्निंग और मेमोरी की मशीनरी पर ही अटैक करता है। बिल्कुल, नतीजा ये होता है कि हमारी मेमोरी कमजोर होने लगती है, नई जानकारी सीखना मुश्किल हो जाता है, फोकस करना कठिन हो जाता है, हम छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं और यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर मेडिना एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि तनाव का एक बड़ा कारण होता है लैक ऑफ कंट्रोल महसूस करना। जब हमें लगता है कि सिचुएशन हमारे काबू से बाहर है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम तनाव से बच सकते हैं पूरी तरह? पूरी तरह बचना शायद मुश्किल हो, लेकिन इसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। एक तरीका है अपनी जिंदगी के उन हिस्सों में कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करना जहां मुमकिन हो, जैसे अपने दिन को प्लान करना, छोटे छोटे गोल्स बनाना और उन्हें पूरा करना। इससे हमें अचीवमेंट और कंट्रोल का एहसास होता है। दूसरा, मजबूत सोशल कनेक्शन बनाना, परिवार और दोस्तों से बात करना, उनसे अपनी परेशानियां शेयर करना। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज और पूरी नींद लेना, जैसा हमने पहले बात की, ये भी स्ट्रेस के फिजिकल इफेक्ट्स को कम करने में मदद करते हैं। और चौथा, घर और काम की जगह पर एक सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाना।
अगर हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जाती है और हमें सपोर्ट मिलता है तो तनाव का असर काफी कम हो जाता है। ये बहुत जरूरी बात है, खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। चलिए अब तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, पर्सनैलिटाइजेशन और इनपुट। क्या सभी का दिमाग एक ही तरीके से जानकारी लेता और सीखता है? और हमारा दिमाग किस तरह की जानकारी को सबसे अच्छे से ग्रहण करता है? यहाँ आता है वायरिंग रूल 3। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, यानी हर दिमाग की वायरिंग, उसकी बनावट अनोखी होती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन हमारे जीवन के अनुभव, हम जो कुछ भी देखते, सुनते, महसूस करते या सीखते हैं, वो सचमुच हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शन के पैटर्न को बदलते हैं। हमारे दिमाग की वायरिंग पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। इट्स डायनामिक। स्ट्रक्चर सबका एक जैसा होता है, लेकिन जिस तरह से न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं वो पैटर्न हर किसी में अलग होता है। ये हमारी जेनेटिक्स और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस का मिला-जुला रिजल्ट है। दिमाग के अलग-अलग हिस्से भी अलग-अलग लोगों में थोड़ी अलग स्पीड से डेवलप हो सकते हैं। जानकारी को स्टोर करने और उसे याद करने का तरीका भी हर व्यक्ति में थोड़ा अलग होता है। यही कारण है कि कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है तो कोई लैंग्वेज में, कोई म्यूजिक में, तो कोई स्पोर्ट्स में। ये हॉवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत से भी मिलता जुलता है, जो कहता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ वो नहीं है जो IQ टेस्ट मापते हैं, बल्कि कई अलग अलग तरह की होती है। तो सीखने सिखाने के लिए इसका क्या मतलब हुआ? अगर हर दिमाग अलग है तो क्या स्कूलों या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया सही है? बिल्कुल नहीं। ये तरीका तो दिमाग की मूल बनावट के ही खिलाफ है। जब हम सभी को एक ही ढर्रे पर पढ़ाने या सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत से लोगों के नेचुरल टैलेंट और लर्निंग स्टाइल को नजरअंदाज कर देते हैं। आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के तरीके ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों, जो अलग अलग लोगों की ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार ढल सकें। हमें लोगों को उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को उपयोग करके सीखने का मौका देना चाहिए। ये तो हुई दिमाग की अनोखी बनावट की बात। अब आते हैं इनपुट पर। हमारा दिमाग किस तरह की जानकारी को सबसे आसानी से और असरदार तरीके से समझता है? यहाँ आता है विजन रूल 10। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, यानी हमारी देखने की क्षमता, हमारा विजन, बाकी सभी इंद्रियों, सुनना, सूंघना, चखना, छूना पर भारी पड़ती है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। हमारे दिमाग की टोटल एनर्जी का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में खर्च होता है। हम शब्दों में कम, तस्वीरों में ज्यादा सोचते हैं। शायद इसकी जड़ें भी हमारे विकास में है, जहां आसपास के माहौल को देखकर खतरे पहचानना, भोजन ढूंढना और साथ ही चुनना सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी था। एक बहुत दिलचस्प चीज है जिसे पिक्चर सुपीरियोरिटी इफेक्ट या पिक्चर सुपीरियोरिटी इफेक्ट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि अगर आप कोई जानकारी सिर्फ सुनकर याद रखने की कोशिश करते हैं तो 3 दिन बाद आपको उसका मुश्किल से 10% याद रहता है। लेकिन अगर उसी जानकारी के साथ एक रेलेवेंट तस्वीर भी दिखा दी जाए तो 3 दिन बाद आपको 65% तक याद रह सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। 10% वर्सेस 65%। इसका मतलब है कि अगर हमें कुछ याद रखना है या किसी को कुछ समझाना है तो शब्दों के साथ तस्वीरों का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा असरदार है, पावरफुल है। बिल्कुल। डॉक्टर मेडिना तो यहाँ तक कहते हैं कि पढ़ना यानी रीडिंग हमारे दिमाग के लिए नेचुरली एक इनएफिशिएंट प्रक्रिया है, क्योंकि अक्षर मूल रूप से छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स तस्वीरें ही हैं जिन्हें हमारा दिमाग पहचानना और उनका मतलब निकालना सीखता है। इसमें काफी मेंटल एफर्ट लगता है, जबकि वास्तविक तस्वीरों को हमारा दिमाग कहीं ज्यादा आसानी से और तेजी से समझ लेता है। इसकी सीधी सीधी सलाह यह है, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें या कुछ सिखाएं तो शब्दों के बजाय ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें, चार्ट्स, ग्राफ्स और वीडियो का इस्तेमाल करें। अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स को लंबे लंबे सेंटेंसेस से भरने से बचें। एक अच्छी मीनिंगफुल तस्वीर हजारों शब्दों का काम कर सकती है। हालांकि एक और रूल, सेंसरी इंटीग्रेशन रूल 9, ये कहता है कि जानकारी को याद रखने के लिए जितनी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है। जैसे किसी चीज को देखने के साथ साथ सुनना या छूना, लेकिन फिर भी विजन सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। ये तो बहुत काम की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं। चलिए अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली थीम पर आते हैं, लाइफ लॉन्ग पोटेंशियल। क्या उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग की सीखने और बदलने की क्षमता खत्म हो जाती है? यहीं पर आता है एक्सप्लोरेशन रूल 12। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम स्वभाव से ही शक्तिशाली और प्राकृतिक खोज करता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा, हम सब पैदाइशी साइंटिस्ट होते हैं। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में। वो दुनिया को कैसे सीखता है? हर चीज को छूकर, चखकर, उठाकर, पटककर,
लगातार सवाल पूछकर ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके वो गलतियां करने से डरता नहीं बल्कि गलतियों से ही सीखता है। What's fascinating here is ये जो सहज जिज्ञासा मतलब innate क्यूरियोसिटी है और एक्टिवली खोजबीन करके सीखने की जो टेंडेंसी है, ये हमारे अंदर कूट-कूट कर भरी है। हमारा दिमाग पैसिवली सिर्फ जानकारी लेने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये एक्टिवली दुनिया को समझने, उसमें पैटर्न ढूंढने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और नई चीज़ें खोजने के लिए बना है। दुर्भाग्यवश कई बार हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और समाज इस नेचुरल क्यूरियोसिटी को धीरे धीरे दबा देता है। हमें सवाल पूछने के बजाय चुपचाप बैठकर सुनने और जवाब रटने के लिए एनकरेज किया जाता है। गलतियों को फेलियर मानकर डिस्करेज किया जाता है, जबकि गलतियां तो लर्निंग प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा हैं। मेडिना जोर देते हैं कि हमें अपनी इस एक्सप्लोरर वाली इंस्टिंक्ट को फिर से जगाना चाहिए। तो ये क्यूरियोसिटी और सीखने की ललक सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है। क्या बड़े होने पर भी हम सीखते रह सकते हैं? यहीं पर शायद वो मैजिकल वर्ड आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जैसा हिंदी स्रोत में रूल नंबर 12 को कहा गया है, उम्र का नियम, आपका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की एक अद्भुत जादुई क्षमता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, ये जीवन भर बदल सकता है। हमारे अनुभव, हमारी सोच, हमारी आदतें, ये सब हमारे दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को, उसके न्यूरल कनेक्शंस के नेटवर्क को लगातार बदलती रहती हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नया स्किल अपनाते हैं या किसी नई जगह जाते हैं, तो हमारे दिमाग में सचमुच नए रास्ते बनते हैं, नए कनेक्शन स्थापित होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उम्र कोई बैरियर नहीं है। हाँ, शायद सीखने की स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सीखने और बदलने की क्षमता लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो सवाल उठता है कि हम बुढ़ापे में भी अपने दिमाग को तेज और एक्टिव कैसे रख सकते हैं? इसके लिए 3 मुख्य बातें हैं। पहला, लगातार सीखते रहना। कोई नई भाषा सीखिए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाइए, पजल सॉल्व कीजिए, नई किताबें पढ़िए, नए टॉपिक्स के बारे में जानिए, दिमाग को चैलेंज देते रहिए। दूसरा, फिजिकली एक्टिव रहना। जैसा हमने पहले बात की, एक्सरसाइज न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि दिमाग में नए सेल्स बनाने और मौजूदा को हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी है। तीसरा, सोशली कनेक्टेड रहना। दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताना, बातचीत करना, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, ये सब दिमाग को स्टिमुलेटेड रखता है और मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। संक्षिप्त में, दिमाग के लिए सिद्धांत है, यूज इट और लूज इट। जब तक आप अपने दिमाग को नई चुनौतियों और अनुभवों से रूबरू कराते रहेंगे, तब तक वो बदलता रहेगा, सीखता रहेगा और जवान बना रहेगा। So what does this all mean? आज हमने डॉक्टर जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स के 4 मुख्य विषयों पर विस्तार से बात की। अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो मेन टेकअवेज ये हैं। पहला, मूव एंड रेस्ट। हमारा शिकारी दिमाग चलने फिरने और अच्छी गहरी नींद के लिए बना है। ये दोनों ही चीज़ें लर्निंग और मेमोरी के लिए एसेंशियल हैं। दूसरा, मैनेज स्ट्रेस। लंबे समय तक चलने वाला तनाव हमारे सीखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है। अपनी जिंदगी में कंट्रोल का भाव पैदा करें और स्ट्रेस कम करने के तरीके अपनाएं। तीसरा, एम्ब्रेस यूनिकनेस एंड विजुअल्स। हर दिमाग अलग तरह से सीखता है, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल कारगर नहीं है। और याद रखें, हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को पसंद करता है और उनसे बेहतर सीखता है। और चौथा, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। हमारा दिमाग जीवन भर बदल सकता है, बशर्ते हम उसे नई चीजें सीखने और अनुभव करने का मौका देते रहें। अपनी नेचुरल एक्सप्लोरर वाली स्पिरिट को जिंदा रखें। इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी विचार मन में आता है। अगर हम अपने आसपास देखें, हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर, यहाँ तक कि हमारे घर का माहौल, क्या वो वाकई ब्रेन फ्रेंडली यानी दिमाग के अनुकूल हैं? क्या वो इन नियमों के हिसाब से डिजाइन किया गया है? ऑफिस में सिर्फ एक ट्रेडमिल डेस्क लगा देना शायद काफी नहीं है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने सीखने और काम करने के माहौल में और क्या रियल चेंजेस ला सकते हैं, ताकि वो हमारे दिमाग की नेचुरल फंक्शनिंग का सम्मान करे और उसे बढ़ावा दे। और एक छोटा सा सवाल सुनने वालों के लिए, इस हफ्ते आप अपने लिए कौन सा एक छोटा सा ब्रेन रूल एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहेंगे? वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अपने अद्भुत दिमाग को थोड़ा और बेहतर समझने और उसकी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए कुछ नए और उपयोगी आइडियाज मिले होंगे। धन्यवाद।